Amarnath ki yatra. So Amarnath is one of the famous place for the person who do pilgrimage, who go to all the mythological places for, जिसे हम तीर्थ यात्रा भी कहते हैं। सो अमरनाथ उसी में से एक पावन स्थल है जहां पर अक्सर लोग दर्शन करने जाया करते हैं। ओके, अमरनाथ की खासियत क्या है? अमरनाथ की खासियत ये है कि वहां का जो शिवलिंग है वो बर्फ का, पूरी तरीके से बर्फ का बना हुआ है और वो हर पूर्णिमा के दिन इन एवरी फुल मून इट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। ओके, सो इस कहानी को लिखा गया है कन्हैया लाल नंदन द्वारा। ओके, लेट्स स्टार्ट। पिछले साल मैं जिस हादसे से होकर गुजरा था उसका स्मरण आज भी मन में सिहरन पैदा करता है। वह क्षण मौत से सीधे साक्षात्कार का क्षण था। मुझे याद नहीं पड़ता कि बचपन में कभी घोड़े पर सवार हुआ था, लेकिन भाई लोगों ने मेरी हालत देखकर घोड़े पर चढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। करीब 12,500 फीट की ऊंचाई थी। सामने बर्फ से ढकी शेषनाग झील में अपना मुंह झांकती ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी 3 पर्वत चोटियां। पहले ही बता दिया गया था कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी और सांस लेने में तकलीफ बढ़ती जाएगी। लेकिन जब मन में उत्साह होता है तो ना ऑक्सीजन की भावी कमी का एहसास सताता है और ना डर लगता है। लेकिन जब शरीर की मशीन जवाब देने लगती है तो फिर परमात्मा याद आता है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। महागुनस की चोटी को टट्टू की वह खतरनाक दौड़, शेषनाग झील की कुछ तस्वीरें पहले देख चुका था। Those who have joined late, take out your Hindi literature book, go to page number 74. शेषनाग झील की कुछ तस्वीरें पहले देख चुका था। नीली झील का पानी कुछ ऐसा ही उससे निकलने वाली नील गंगा भी खूबसूरत हो उठती है, लेकिन जब उससे आगे चले तो महागुंज की चोटी पर पहुंचने के लिए घोड़े पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से जूते का फीता बांधने के लिए झुकना भी ऐसा लगे जैसे एक मन बोझ उठाकर खड़ा हुआ हूं। ऐसी हालत में दोस्तों ने सलाह दी, नंदन जी आप खतरा मत मोल लीजिए, स्वास्थ्य पहली चीज है, आज टट्टू पर सवार हो लीजिए। चुनाचे टट्टू जी की शरण ली। यहाँ पर नंदन जी मतलब कन्हैयालाल नंदन जी अपने साथ जो एक्सपीरियंस को लिखते हैं कि जब वे अमरनाथ की यात्रा में गए थे उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया था। तो वो शुरुआत करते हैं कि वो पिछले साल
गए थे अमरनाथ की यात्रा में, अब भी जब वे इसे याद करते हैं, उस यात्रा को जब भी याद करते हैं, तो वे उसे हादसे के रूप में लेते हैं और कहते हैं कि पिछले साल जो हादसे से वे गुजरे थे, उन्हें वो आज भी स्मरण है, उन्हें वो आज भी याद है और याद करते ही उनका दिल जो है वो काँप उठता है। क्यों काँप उठता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि वे जिस यात्रा से होकर आए हैं, जिस क्षण से होके आए हैं, वो मृत्यु के समान, उन्होंने मृत्यु को बहुत ही नज़दीक से सीधे-सीधे देखा था। और जब भी हम अमरनाथ की यात्रा करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ऊँचाई पर है, तो ये बता दिया जाता है कि जैसे-जैसे आप ऊपर जाएँगे, वैसे-वैसे आप ऑक्सीजन का जो लेवल है, वो कम होता जाएगा। और अमरनाथ की यात्रा करते समय मैक्सिमम लोग, ज़्यादातर लोग, वे घोड़े की सवारी या जिसे हम टट्टू कहते हैं, टट्टू की सवारी लेते हैं, क्योंकि वहाँ तक चलकर जाना किसी भी इंसान के लिए मुश्किल हो सकता है। क्योंकि ऊँचाई कितनी थी अमरनाथ यात्रा की, उस पहाड़ी की ऊँचाई कितनी थी? उस पहाड़ी की ऊँचाई थी करीब 12,500, दैट इज़ 12,500 फीट की ऊँचाई पर वो स्थित थी। तो लेखक जगह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई जब शेषनाग झील में तीनों पर्वतें जैसे अपनी अपनी जब आकृति देखती है, like we can see the reflection of the mountains in the rivers whenever sorry for the interruption. So whenever you must have seen that when you go to any riverside or the ocean or the pond side, you must see the reflections of the trees, you must see the reflections of the mountains and so on, all the objects which are nearby. So the same thing the author is explaining, that there was a शेषनाग झील जहाँ पे तीनों पर्वत के रिफ्लेक्शन दिखाई देते हैं, मानो कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही साक्षात वहां पे दर्शन दे रहे हो। तो वे यह वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब वे चढ़ाई कर रहे थे अमरनाथ यात्रा की, तो जैसे-जैसे वे ऊपर जा रहे थे, वैसे-वैसे ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा था और इतना ही कम होते जा रहा था कि उनके दोस्तों ने ये कहा कि भाई अब तुम टट्टू ले लो, अगर तुम टट्टू नहीं लेते हो तो तुम्हारे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। क्योंकि पहले हेल्थ इम्पोर्टेंट है। तो उनकी बातें सुनते हुए वे टट्टू ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट। 14,500 फीट की ऊंचाई की प्रसिद्ध मागुनस की चोटी पार करने के बाद उतार पर चल ही रहा था कि जनाब टट्टू जी रह कर बिदकने लगे। मैंने घोड़े वाले खान से कहा, खान, तुम्हारा घोड़ा गड़बड़ करता है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन खान के कान पर जू न रेंगी। मेरी जान सस्ते में मेरी जान सस्ते में की। नीचे हजारों फीट गहरा खंड खदर जरा सी गड़बड़ हो कि हड्डी पसली टूटने ना मिले। तभी टट्टू ने एक जोर की हिनहाट लगाई और लगा धुलती झाड़कर भागने। सारे यात्रियों में खलबली मच गई।
मेरे सामने मौत का काला सन्नाटा। जिंदगी अपने बचाव के लिए किस कदर छिपटती है कि जो घोड़ा मेरी जान लेने पर उतारू था, उसी से बुरी तरह मैं चिपट चिपटा जा रहा था। क्षणों की बात थी और मेरा सफाया, लेकिन पता नहीं क्या कैसे हुआ कि मैं जमीन पर सही सलामत और खान करहा रहा था। उसे घोड़े की लत्ती लगी थी। डुलती लगती तो शायद क्षमा कुछ दूसरे ही होता। मैं उतर कर 1 मिनट खड़ा रहा, नहीं पता इसलिए कि परमात्मा का धन्यवाद दे रहा था या इसलिए कि बाबा अमरनाथ का अनन्य विनय कर रहा था। बहरहाल मेरी अमरनाथ यात्रा सफल होते होते बच गई। सफल इसलिए कि श्रद्धावान लोग कहते हैं कि तीर्थ करते हुए यदि प्राण चले जाए तो आदमी सीधे वैकुंठ जाता है। मेरा वैकुंठ मेरा वैकुंठ का टिकट कैंसिल हो चुका था और लोग मुझे छू छू कर देख रहे थे। जाको राखे साइया का जाप करते लोग गुजर गए। जैसे में लोग ऐसे में लोग पाप पुण्य का हिसाब लगाने लगते हैं। मैं अभी इसी सकते से नहीं उबर पाया कि मैं खरड़ की तरह गिरता तो क्या होता, पाप पुण्य का हिसाब कैसे जोड़ता। Okay. So in the next two paragraphs, the speaker, not the author, the speaker is telling his experience, that what he have experienced while the Amarnath Yatra. While telling that, he is telling that after going to around to 14,500 feet, after जब वो 14.5 फीट की ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं, उसके बाद शुरू होता है नीचे आने का रास्ता, मतलब जिसे हम ढलाई कहते हैं। तो जैसे ही उसकी टट्टू ढलाई पर आती है तो उसका जो टट्टू था वो बिगड़ने लगा, मतलब वो अपने आप में बैलेंस नहीं रख पा रहा था। और जैसे ही वे स्टीप में जाने लगते हैं, ढलाई जब गहरी हो जाती है तो उनका टट्टू फिसल कर दौड़ने लगता है। तो लेखक कहते हैं कि और लेखक ने उससे पहले उन टट्टू के जो मालिक थे, जिसे खान साहब कहा गया है यहाँ पे, उससे कहते हैं कि खान, तुम्हारा टट्टू बिगड़ रहा है। परंतु खान के कान में जूई तक नहीं रहेंगी, मतलब उन्होंने लेखक की बात को नजरअंदाज कर दिया। और मेरी जान सस्ते है, मतलब जान सस्ते में लेने का मतलब होता है व्हेन यू आर इन डीप डेंजर। और वो टट्टू स्टीप में दौड़ने लगा, जब वो स्लोप आ रहा था तो उसमें दौड़ने लगा। तो लेखक कहते हैं कि when a person is in deep danger, when it is the question of their being alive and death, so the situation is something where the horse which was running to in the slope that so far that it may can can fall from the top hill and it can end the life, and the other place the author himself is वो उसी घोड़े को, उसी टट्टू को बहुत ही जोर से पकड़े हुए थे ताकि वे गिर ना जाए। तो लेखक कहते हैं कि पता नहीं कहां से, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर व्हाट हैपेंड, दैट आई रीच्ड द ग्राउंड एंड वेरी सेफ मैनर, मैं सही सलामत जमीन पर पहुंच गया और मेरा घोड़ा भी सही सलामत था। अगर मैं सही सलामत नीचे नहीं पहुंचता, अगर घोड़ा अगर सही टाइम पे अगर
फ्लो नहीं होता या अपना ग्रिप नहीं बनाता, तो आज शायद दृश्य, आज शायद क्षमा, क्षमा का मतलब होता है सिनेरियो, वो कुछ और ही देखने में होता। लेखक कहते हैं कि मैं घोड़े से नीचे उतरा, पता नहीं क्यों, पर या तो ये हो सकता है कि मैं परमात्मा का शुक्रिया कर रहा था कि मैं बच गया, या तो ये हो सकता है कि मैं बाबा अमरनाथ को थैंक यू बोल रहा था कि मेरी जो अमरनाथ यात्रा है वो सफल होने से बच गई। सफल होने से बच गई का अर्थ ये है कि लोग कहते हैं कि जब भी आप तीर्थ यात्रा कर रहे हो, whenever you are going for the pilgrimage, अगर तीर्थ यात्रा करते समय अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, अगर अपने प्राण खो देते हो, तो उस यात्रा को बहुत ही सफल माना जाता है और कहा जाता है कि आप सीधे वैकुंठ में, मतलब सीधे आप स्वर्ग में जाओगे। लेखक कहते हैं कि मेरी अमरनाथ यात्रा सफल होने से बच गई एंड मैं वैकुंठ नहीं जा रहा। और पास के जितने भी लोग हैं वो ये जाप करते जा रहे थे कि जाको राके साइया। So there is a very famous proverb that Jako Rake Saiya Mar Sake Na Koi. That means when the God blessing is there with you, nobody can harm you, even not the death. और कुछ लोग तो पाप और पुण्य का ही हिसाब लगा रहे थे, लेकिन मैं अभी अभी इस सदमे से उठा ही नहीं था, उबरा ही नहीं था कि मेरी जान और कुछ ही क्षण में जाने वाली थी, तो मैं अपने पाप और पुण्य का हिसाब कैसे लगा सकता हूँ। नेक्स्ट, बहरहाल इस हादसे से मेरी तथाकथित साहसिक यात्रा, अमरनाथ की तीर्थ भावना का फूट भी ले बैठी और मैं स्वभावत तर्क की कसौटी पर श्रद्धा को भी कस कर देखने वाला कैमरेबाज यात्री ईश्वरीय शक्ति पर आस्था रखकर पैदल आगे बढ़ने लगा। लेकिन आई इस व्यक्तिगत हादसे के संदर्भ में आपको शुरू से अपने साथ ले चलूं। तो लेखक कहते हैं कि अब सिचुएशन ये था कि मैं जो अपनी यात्रा कर रहा था अमरनाथ की, तब मैं अब इस सिचुएशन में आ गया कि जैसे श्रद्धालु लोग जाते हैं, जैसे कैमरा में कैद करते हुए लोग जाते हैं चलते चलते और अपने तर्क वितर्क में लग जाते हैं कि ये कैसे हो गया, अच्छा ये ऐसा हुआ, तो जरूर इसमें भगवान की इच्छा रही होगी, जरूर इसमें ईश्वर की इच्छा रही है। तो मैं भी उसी तरीके से बन गया था और मैंने ये तय किया कि अब मैं पैदल ही चलता हुआ जाऊंगा। The speaker is telling to the audience that now let me tell you the whole incident what happened with me during the Amarnath Yatra. हुआ यूं कि एक दिन एक फोन आया, नंद जी कश्मीर चलिएगा। चलूंगा, अभी कश्मीर गया नहीं हूँ, अभी कश्मीर गया नहीं हूँ, अब चलना है। मैंने जवाब दिया, बताऊंगा, प्रेम कपूर और छोटे भी चल रहे हैं। इस तरह मैं इस महायात्रा का एक यात्री बन जुड़ गया था। तो एक बार ऑथर को फोन आता है, स्पीकर को फोन आता है कि उनको उस तरफ से फोन में किसी ने कहा कि नंद जी क्या आप कश्मीर चलिएगा, क्या आप कश्मीर जाएंगे। तो नंद जी कहते हैं हाँ, मैं अभी तक कश्मीर गया नहीं हूँ, तो अब चल लेते हैं। तो मैंने ये जवाब में दिया, कब जाना है। तो द पर्सन हु इज अनदर साइड इन द फोन ही इज सेइंग, बताऊंगा, जब जाना होगा मैं आपको जरूर इत्तला करूंगा, प्रेम कपूर और छोटे भी जा रहे हैं। तो इसी तरीके से कश्मीर के इस महायात्रा में लेखक भी एक यात्री बन गए। जाने के दिन तक सारी तैयारी पक्की थी। दिल्ली स्टेशन में
जम्बूतवी तक रेल में और फिर बस में पहलगाम। जम्बू तक और भी कई बार जा चुके थे, मगर इस बार की यात्रा का कुछ दूसरा आनंद था। सैलानी मुंड में बैर भी लेकर किसी स्टेशन पर खाए तो सेब का मजा दे। जब जम्बू पहुंचे तो मारे गर्मी के दम निकला जाए। भला हो मेरे जम्बू रेडियो की मित्र वीर सक्सेना का, जो अपने 1 दर्जन नौजवान लेखक मित्रों के साहचर्य के दिन भर दिल ठंडा किए रहे, वरना जम्मू की गर्मी कश्मीर का नाम बदनाम करने पर तुली हुई थी। सुबह की बस के टिकट बुक कर लिए गए थे। रात काटने के लिए बस अड्डे के सामने टूरिस्ट हाउस में 2 कमरे लिए गए। रात आराम से कटी और सुबह तड़के उठकर सामान लेकर बस अड्डे पर जा लगे। तो लेखक कहते हैं कि जाने के दिन की जितनी भी प्लानिंग थी वो बहुत ही फिक्स थी और बहुत ही तैयार थी। हमें दिल्ली स्टेशन से ट्रेन पकड़ना था और ट्रेन पकड़कर हम जम्मू उतरेंगे, जम्मू तवी पर उतरेंगे। उसके बाद हम वहां से बस करेंगे और पहलगाम चले जाएंगे। जब हम जम्मू पहुंचे तो वहां पे इतनी गर्मी थी कि हम कश्मीर का नाम ही भूल गए। ये तो भला हुआ कि जितने भी साथी वहां पे थे, जितने भी लेखक के साथी कर्मचारी वहां पे थे, उन्होंने अपने दिलचस्प बातों से वहां का माहौल बनाया रखा था और वहां के माहौल को ठंडा रखा था, वरना जम्मू की गर्मी तो कश्मीर का नाम बदनाम करने पर तुली हुई थी। तो हमने बस अड्डे के पास ही एक टूरिस्ट हाउस बुक कर लिया था, जहाँ पे हमने 2 कमरे लिए थे रात काटने के लिए। तो हमने सब खाया, आराम किया और अगले दिन सुबह होते ही हम सब अपना सामान बांधकर बस अड्डे पर जा पहुंचे।